हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए घर में रह कर करके सुरक्षित रह कर करके कुछ हम अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, नॉलेज को अलग अलग तर्क के साथ, अलग अलग आइडियाज़ के साथ, हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सीख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो पिछले चल रहे थे क्लास 10 हिंदी मीडियम, खास करके बच्चे को फिजिक्स का टॉपिक चल रहे थे, भौतिक का, प्रकाश का परावर्तन, उसी कड़ी को आगे आज बढ़ा रहे हैं। और ये प्रकाश परावर्तन का थर्ड एवं लास्ट वीडियो है। और जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देख पाए हों किसी कारणवश, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसका लिंक, आप उस लिंक को ओपन कर करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप्चुलेट कर ले क्या क्या हम लोग अभी तक पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें आवश्यकता होती हैं। तो देखिए, हमने अभी तक प्रकाश टॉपिक के अंतर्गत आने वाले शब्दों, टर्म के बारे में जाने, जिसमें वस्तु को देखा था, वस्तु के प्रकार देखे। फिर हमने दर्पण के बारे में जाना, दर्पण कैसे बनता है, क्या उसका लक्षण है, समतल दर्पण का हमने देखा था। इसके अलावा प्रतिबिंब की बनावट देखे थे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, काल्पनिक है, वास्तविक है, उसका क्या क्या गुण होता है, हमने पिछले वीडियो में सब देख लिया, उसका क्या कंडीशंस हैं। इसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी थी कि जो प्रतिबिंब बनती है, तो उस प्रतिबिंब बनने में किस प्रकार का रे कैसे क्रॉस करती है, वो बातें, चूँकि वो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो 4 स्टेप्स हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा, जिसे हम किरण आरेख के नाम से जाने थे। तो ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम लोग विशेषकर जानेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, एवं उसकी स्थिति, आवर्धन क्षमता, ये सब बातें हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहले हम अवतल से शुरू करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में ज़्यादा संभावनाएं हैं आपको इमेज फॉर्मेशन का। जो दर्पण के केस में अवतल में आपके कंडीशंस ज़्यादा मिलेंगी, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखें, इसका इमेज कहाँ बनेगा। उसी प्रकार जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो जो कंडीशंस हम यहाँ अवतल दर्पण में देखते हैं, करीब करीब वही कंडीशन लेंस के केस में उत्तल लेंस में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वहाँ हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण तो वो ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ हो। जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ, ये आपका परावर्तक सतह है। ये जो आपको लाइनिंग से दिखाया हुआ है, डॉटेड लाइन है, अपरावर्तक सतह होता है। ये आपका क्या है? अपरावर्तक। सतह, और ये आपका परावर्तक सतह है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि जो प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम इमेज बनाने में करेंगे। तो सबसे पहले 2-3 बातें, तो चाहे कोई भी दर्पण बनाइए उसमें आपको बनाना होगा। एक दर्पण
उसके बाद उसमें खींचते हैं एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जहाँ पे दर्पण को टच करता है इसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, पोल के नाम से P से सूचित करते हैं। उसके बाद दो बातें आती हैं, हमारा फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच का डिस्टेंस करीब करीब आधी की होनी चाहिए। जब भी आप बनाएं तो इस तरह से लें कि वक्रता केंद्र जिसे C से सूचित करते हैं और फोकस दूरी, तो फोकस F पॉइंट हो वक्रता केंद्र के करीब करीब होना चाहिए बीच में, नहीं तो आप स्केल का भी इस्तेमाल करके बना लेंगे। अब देखेंगे किरण, 3 किरणें याद जरूर रखेंगे। उस किरणों को अलग अलग कलर से मैं दर्शा देता हूँ। देखिए, एक किरण ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। एक किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद वो फोकस से होते हुए गुजर जाती है। दूसरा किरण, यदि वो फोकस से होते हुए कोई किरण आ रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए किरण आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। ध्यान रखेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेंगी। तीसरी किरण जो यदि इस वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है, तो वापस उसी वक्रता केंद्र पर चली जाती है। और चौथा है, आपको जिसे ब्लैक से ही डिनोट करते हैं, कोई यदि किरण प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है तो टकरा करके पुनः उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे चली जाती है। ये 4 किरणें का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये किरणें ही आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए जब प्रश्न आएगी कि वस्तु यहाँ पे है, पर्टिकुलर प्लेस दे देगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। आपको नहीं भी याद है, जनरली तो याद हो जाता है समझ देखते देखते, नहीं भी याद है तो हम क्या करेंगे, तुरंत स्केच कर लेते हैं, तुरंत डायग्राम बना लेते हैं और खींच के देख लेते हैं। लेकिन वो भी कब बनेगा, जब आपको रे डायग्राम याद रहेगा कि कहाँ से कैसे किरणें गुजरती हैं। बहुत आराम से देखिए, एकदम सबसे कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, 4 कंडीशन याद रखेंगे। कब कब, यहाँ लिख देते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आपको रे डायग्राम बता दिया गया है। अब क्या करना है कि अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वस्तु, जिसे हम बिंब भी कहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब। चलो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये मैंने लिख लिया आपको कि दर्पण पे पोजीशन कहाँ पे किसकी दर्पण द्वारा बना हुआ। ध्यान से देखिए, जब वस्तु एक पहले कॉलम, एक टेबल समझ लीजिए। पहला जो कॉलम है इसमें मैंने वस्तु अर्थात बिंब का स्थिति दर्शाया है, दूसरा में प्रतिबिंब का स्थिति, और उसके बाद प्रकृति, क्योंकि क्वेश्चंस प्रकृति से भी खूब आते हैं।
तो अब इस पिक्चर का सहायता लेकर के हम इस कैसे क्या बनता है वो भी हम देखेंगे, और यहाँ पे आपका मैं एक पिक्चर भी पार्टिकुलर बनाता जाऊँगा। कहता है अनंत पे, ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पे है तो ध्यान दीजिए कि जब अनंत पे है तो जो मैं इस पिक्चर में आइए, जब रेड कलर से मैं दर्शाया हूँ, तो जब अनंत से आ रही है तो अनंत से पैरेलल आती हुई किरणें टकरा कर कहाँ से क्रॉस हो रही है, फोकस से। तो इसीलिए एफ वस्तु का इमेज जो है फोकस पे बनेगी। और आपको वास्तविक काल्पनिक के बारे में बताया हुआ है कि वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, यानी वास्तविक जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे टकराने के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे टकराती है उसी बिंदु पे ध्यान रखिएगा हमारा इमेज बनता है। चलिए इस पहला से संबंधित यहाँ पिक्चर बना लें। जैसे देखिए ये आपका दर्पण है, कह रहा है कि अनंत से आ रही है, तो अनंत से आती हुई किरणें टकरा करके कहाँ से लौटती है, उसके फोकस से होकर के गुजरती है। क्लियर। तो परावर्तन के बाद प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ परावर्तन के बाद किरणें आपस में जहाँ मिलती हैं, टकराती हैं, या फिर वैसा मिलती हुई या वहाँ से निकलती हुई महसूस होती है, जो उत्तल के केस में देखेंगे। तो इस बिंदु पे मिली, तो कहता है कि जब अनंत पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और फोकस पे बनेगा तो रिस्पेक्ट करेंगे वस्तु से तो बहुत छोटा बनेगा और उल्टा। कहने का मतलब कि यदि जो ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, बहुत बड़ा, अनंत पे, यहाँ पे नहीं कटे इसलिए, तो इसका इमेज इसका उल्टा इस तरह बन जाएगा, ऐसा इस तरह का छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये बहुत बड़ा रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए नहीं दिखाया पाए। जैसे बहुत बड़ा इस तरह ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, छोटा सा बनेगा और फोकस पे बनेगा। दूसरा, अनंत एवं सी के बीच, मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो दर्पण की ओर आ रहा है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, दर्पण की ओर आ रहा है। क्लियर। तो जब दर्पण की ओर आ रहा है तो याद रखिएगा, जब वस्तु दर्पण की ओर आ रहा है तो इमेज इसका पीछे की ओर भागेगा। तो जब वस्तु इधर की ओर मूव कर रहा है तो इमेज इसका इधर की ओर मूव करेगा। तो देखिए दूसरा फिगर, सिर्फ यहीं पे मैं हर का अलग अलग बनाते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से नोट करते रहें, नोट कर लेंगे। चलिए एक दर्पण पहले तो बना लेंगे, आसानी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी हो जाएगा, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एफ सी, इमेज वस्तु यहाँ पे है क्योंकि अनंत इसके भी, अनंत और सी के बीच है। क्लियर। तो कहता है कि जब अनंत और सी के बीच है, ये अनंत का फिगर है भाई, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इन्फिनिटी का ये सिंबल है, अनंत एवं सी के बीच है, तो वस्तु कहाँ, इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच। मतलब कि यहाँ पे अब कैसे बनेगा, स्वाभाविक है। तो जब भी हम इसी चार किरणों का प्रयोग करेंगे, यही चार किरणों का प्रयोग करेंगे हर बार इमेज बनाने में, इसके अलावा दूसरा किरणें का हमको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ। तो रेड की तरह आप इसको एक पास करा दीजिए पैरेलल। क्लियर। और जब एक जो है आप इसके जब पैरेलल जाएगी मुख्य अक्ष से तो कहाँ से होकर गुजरेगी, स्वाभाविक है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी जो किरणें हैं, हमारा ये ग्रीन वाला देखिए यहाँ पे है, ग्रीन वाला लेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे सेंटर से होते होते, कहाँ मिल रही है भाई, अब देखिए कहाँ मिलेगी। आप बोले कि सर रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, तो बिल्कुल सही, पहले जाएगी और यहाँ से टकरा करके होकर के वापस किसी रास्ता से गुजर रही है, उसी रास्ते से ना, तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे।
तो सी और एफ के बीच वही कंडीशन है, सी और एफ के बीच बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। आपको वास्तविक का नेचर ही बताया थे कि उल्टा बनेगा। ये वास्तविक और आभासी काल्पनिक में प्रॉब्लम आ रही है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। उसी प्रकार अब सी पे है तो शायद समझ गए होंगे कि एक जो है पैरेलल जाएगी और एफ से होकर गुजरेगी, दूसरा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा कर के टकरा के लौटेगी, तो जहाँ मिलेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। अब अगला का देखें, कहता है सी पे सब सारे प्रक्रिया वही करेंगे, एफ रहेगा सी रहेगा। जब आपके सी पे है ऑब्जेक्ट तो क्या करेंगे, एक तो अपना रेड वाला लेंगे ही लेंगे हर हाल में और उससे टकरा करके वापस कर दिए। दूसरा जो किरण है इसके टिप से होते हुए इसके फोकस से गुजारेंगे, और जब फोकस से होकर गुजरती है तो ब्लू वाला कलर देखिए कहाँ से परावर्तन के बाद लौटेगी। स्वाभाविक है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो करीब करीब इसके जस्ट नीचे ये इमेज बनेगा। वह है कि जब वस्तु सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा। दूसरा फीचर है कि आपका वस्तु के बराबर बनेगी उसकी प्रतिबिंब। उसी प्रकार आप बढ़ते जाइएगा सी और एफ के बीच, आप ये तस्वीर भी क्या बोलते हैं इसको, रे डायग्राम खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप एकदम बिल्कुल अभ्यस्त हो जाइएगा। उसी प्रकार सी और एफ के बीच है तो सी और इन्फिनिटी के बीच होगा, एफ पे है तो इन्फिनिटी पे। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी पे है तो एफ पर और एफ पे है तो इन्फिनिटी पर। एफ और पी के बीच है तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। इसका हम देख लेते हैं कैसे दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, थोड़ा दर्पण को इधर बनाएंगे तो ना उधर हम बना पाएंगे। जो प्राइमरी कंडीशन वो डाल देंगे। वस्तु कहाँ बना रहा रख रहे हैं हम लोग, एफ एवं पी के बीच। तो मान लीजिए एफ है, इधर सी छोड़ दीजिए, यहाँ आपका पी है, यहाँ पे हम रख दिए वस्तु। क्लियर? अब देखिए जब यहाँ पे आप रख दिए तो आप एक लाइन उसको टिप से होते हुए उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे गुजार लीजिए। तो आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होकर गुजरेगा तब वापस उसी पे रिबैक हो जाएगा। दूसरा इसका जो पोल है, ठीक है, इस पोल पे एक रे परावर्तित कीजिए। देखिए एक चीज़ हम मैंने इसका बनाना भूल गया, उसको मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको मैं ग्रीन से ही डिनोट करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई किरणें उसकी पोल पे आते हुए प्रतीत होगी तो टकराने के मतलब कि परावर्तन के बाद जितनी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से आई उतनी ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिबैक हो जाएगी, मतलब कि परावर्तित हो जाएगी। देखिए एक छूटा हुआ था, बनाने के दौरान आ गया यार कंसंट्रेशन में। तो अब क्या है, एक किरणें आप इसकी टिप से होते हुए गुजार लिए परावर्तन होकर के, अब ये पोल से जा रही है तो पोल के बाद टकराने के बाद कहाँ जाएगी, जितना एंगल से आई उसी एंगल से वापस। क्लियर? अब कहें तो भाई ये तो मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा भी कैसे? मिलेगा, इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाइए और इसको पीछे की ओर बढ़ाइए तो एक पोजीशन आएगा जहां एक दूसरे को ये काट देगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वास्तविक बनेगा, कहाँ गया, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका प्रकाश परिवर्तन में दर्पण द्वारा और स्पेशली अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब।
चलिए अब अगले स्लाइड में हम चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए इसको मैंने क्लीन देखिए भाग गया क्या इसका। हमने देख लिया। अब आइए अब उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होगा भाई बताइए। रिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो पार्ट है, सतह है, उसका उठा हुआ होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तल नाम आपको बताया थे पिछले वीडियो में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो ज़रूर देख लें जो नहीं देखे हैं, लिंक में दिया हुआ है। देखिए इसका दो कंडीशन होता है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो जब इन्फिनिटी पे है तो आप बताइए कि जो भी प्रकाश किरणें इन्फिनिटी से आती हैं और ख़ास करके आपका जो मुख्य एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, फोकस से होते हुए। चलिए गुड। अब यहाँ फोकस तो अभी देखिए ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर पे, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये आपका जो उत्तल दर्पण है ये गोलाकार ना पार्ट है, तो इसका सेंटर इधर होगा, फोकस भी स्वाभाविक है इधर होगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन कर करके प्रकाश की किरणें लौटती हैं तो एक्चुअली ये रिबैक हो जाएगी, उधर तो क्रॉस करेगा नहीं चूँकि पेंटेड सरफेस है। इसके साथ भी यही समस्या होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्ट आउट हो गया, परावर्तन हो गया। और इसलिए कहा गया कि उत्तल दर्पण में आपको महसूस होता है कहीं से निकलती हुई या कहीं मिलती हुई। तो इस रे को अब आप पीछे की ओर बढ़ाइए। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपका फोकस पे आ कर करके थोड़ा सा इसको और आगे उधर कर लेते हैं। क्या है कि स्केल प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है। तो कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है कि फोकस से हो करके कोई किरणें बैक हो रही है, तो इसका इमेज जो आपका फोकस पे बनेगा। तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, एकदम दो बात याद रखिएगा। जब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट वहाँ भी याद है, जो है वहीं यहाँ भी, कि जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, और फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। लेकिन इन्फिनिटी वाला याद रखेंगे कि कहाँ बनेगी, फोकस पे। लेकिन दूसरे के लिए यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगी, जो हम लोग बोले कि फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, वहाँ इसमें वो बातें नहीं होंगी। उसके बाद इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, वस्तु को कहीं भी रखिए तो इमेज आपका इस फोकस और पोल के बीच ही बनेगा। दो ही बात याद रखना है, वस्तु जो है कहीं रख दीजिए, इसका इमेज हमारा दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। यही कारण है कि जो साइड मिरर यूज होता है बाइक्स में, गाड़ी में, चाहे बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी, जिसमें जो कि साइड कोई लेता है ना उसको देखने के लिए, तो उसमें इसी दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यू एरिया बहुत आता है, दूर तक देखता है, और जब नज़दीक आता है तो उसका फिगर स्पष्ट ड्राइवर को नज़र आता है और उसको साइड देता है ताकि वो निकलना है निकल ले। क्लियर? तो यही किरण है, यही कारण है। और याद रखिएगा जो साइड मिरर से इस्तेमाल किया जाता है, साइड मिरर यूज किया जाता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यूज होता है, जो कटोरी कहते हैं ना, कि हेडलाइट हो या फिर सर्च लाइट हो, या डॉक्टर साहब जो लगाते हैं माथे पे, जिसके थ्रू मुंह में देखते हैं, माउथ में। तो एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, बीच में बल्ब रहता है, ध्यान दीजिए, बीच में बल्ब रहता है, और उसके पीछे वाला जो कटोरी टाइप होता है, वो उसका जो दर्पण टाइप बना होता है, वो भी होता है आपका अवतल दर्पण, ताकि वहाँ से जितनी भी प्रकाश निकले, और जो बल्ब सेटिंग होता है उसके एकदम फोकस पे, जो दर्पण होता है उसका फोकस पे, ताकि फोकस से लाइट जहीं कहीं से निकले, परावर्तन के बाद पैरेलल जाए। और यही कारण है कि हेडलाइट का जो अंदर का कटोरी होता है, रिफ्लेक्टिंग सतह, परावर्तक सतह जो है, वो एकदम बिल्कुल अवतल दर्पण का होता है। क्वेश्चंस भी आती रहती हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण से
के साथ ये कंडीशन है। दो ही कंडीशन है, याद रखिएगा कि लिख लें कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब इस पर प्रतिबिंब कैसा होगा, स्वाभाविक है, छोटा होगा। और अब बताइए कि दर्पण के पीछे है ना, तो दर्पण के पीछे आप स्क्रीन डाल सकते हैं, संभव नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, स्वाभाविक है, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, छोटा होगा और सीधा भी हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएगा। इसीलिए तो आपका इमेज आप इस तरह बनता है, लैटरल इन्वर्सन होगा यहाँ पे। इसीलिए एम्बुलेंस के में जो आगे ग्लास होता है उस पर उल्टा में एम्बुलेंस लिखा रहता है, ताकि लैटरल इन्वर्सन के द्वारा, पार्श्व अववर्धन के द्वारा जो ड्राइवर लुकिंग ग्लास रखे हुए हैं उसमें उसका इमेज सीधा जाए, एम्बुलेंस उसको साफ साफ नज़र आ जाए। तो एक याद रखिएगा। और दूसरा, वस्तु अनंत एवं P के बीच कहीं भी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो P एवं F के बीच बनेगा, याद रखेंगे ज़्यादा इसमें। और यही व्यू कारण है, व्यू एरिया बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो ये था उत्तल दर्पण का। अब देखिए 2-3 बातें और याद रखिएगा इस चैप्टर में, खासकर प्रकाश का परावर्तन के। एक आते हैं आवर्धन। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, जिसे M से सूचित करते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि M बराबर जो होता है H'/H, या आप यदि जो उसका दूरी लिखते हैं तो ये H सूत्र, इसमें H क्या है, बिंब ऊंचाई। वस्तु को रखते हैं ना कि इतना सेंटीमीटर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में एग्जाम इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर? AC' क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ऊंचाई। भी आपको ऐसे बताया हुआ है, भी क्या है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। U क्या है, बिंब दूरी। क्लियर? M आपका मैग्निफिकेशन। एक और है जिसको कहते हैं दर्पण सूत्र, ग्रेड से लिख देते हैं, इसका इंक खत्म हो रहा है। चलिए वीडियो भी लास्ट ही हो रहा है। दर्पण सूत्र तो याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f। और एक और सूत्र जो पहले बताए थे, क्या भाई, तो F = 2r। बस ये 3 सूत्र इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, आपको देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे जब हम प्रश्नोत्तरी कार्य देंगे, कल क्लास चलाएंगे, तब इसमें आपको ऑनलाइन भी आना होगा। तो ये थी आपकी प्रकाश का परावर्तन। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सेटिस्फाइड की होगी। और यदि आपको अच्छी लगी, सेटिस्फाइड हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित, स्पेशली लर्नर्स लोग, क्या लर्नर जो है अपना 6 to 10 पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगा। ओके, हाँ। तो और लोगों शेयर करने के बाद स्वाभाविक है कि लोग से रिक्वेस्ट है कि जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ।
और लॉकडाउन 4 आने वाली है कोरोना का, उसको पालन करेंगे। जो भी नियम शर्तें आएंगे उसी के आधार हम लोग अपना मूवमेंट करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि अब ये जान लीजिए हम लोग को कोरोना को से लड़ना है, उसके साथ बनाना है। क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अपनी नेचर जो है, स्पेशली उसका जेनेटिक जो जीनोम है उसको परिवर्तन कर ले रहा है, जिससे परेशानियां हो रही है। तो थोड़ा दिन और रहेगा, उसके बाद जिस तरह हम लोग फ्लू वायरस के साथ अब रहना सीख लिए हैं, उसी प्रकार कोरोना के साथ भी रहना सीख लेंगे। थोड़ा इम्यूनिटी बनाए रखिए और गाइडलाइन का पालन कीजिए। धन्यवाद।